चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज इंटीमेट करें। चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, तो आप देखेंगे कि कल हम लोगों ने फायरिंग सर्किट स्टार्ट किया था, ठीक है। और फायरिंग सर्किट में पहला फायरिंग सर्किट में आपको पढ़ा चुका था रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट का एक डिसएडवांटेज था कि अगर आप रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट को यूज करते हैं तो आप अपने एससीआर को मैक्सिमम किस एंगल तक टर्न ऑन कर सकते हैं? 90 डिग्री तक टर्न ऑन कर सकते हैं। 90 डिग्री के बाद अगर एससीआर को टर्न ऑन करना होगा तो इस फायरिंग सर्किट को आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां मैंने लिखवाया भी था, द लिमिटेशन ऑफ आर फायरिंग सर्किट, इन द आर फायरिंग सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फायरिंग एंगल इज लिमिटेड अप टू 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री के बाद अगर मुझे कभी एससीआर को टर्न ऑन करना है, फिर गेट सिग्नल देना है, तो यू कैन बी गो फॉर द नेक्स्ट फायरिंग सर्किट दैट इज कॉल्ड आरसी फायरिंग सर्किट, ठीक है। आरसी फायरिंग सर्किट। लेकिन आरसी फायरिंग सर्किट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताने पड़ेंगे, तभी आपको ये फायरिंग सर्किट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे जब मैं आरसी फायरिंग सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपका सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है। वैसे भी आपको मालूम है कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म आएगी उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड फॉर ए सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर टाइम पीरियड इज पाई। फॉर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर टाइम पीरियड इज नथिंग बट द 2 पाई। जो वेव फॉर्म आएगी वो पीरियोडिक वेव फॉर्म आएगी और टाइम पीरियड होगा हमेशा 2 पाई। हाफ वेव में, फुल वेव में पाई रेडियन विल बी देयर। और कैसी वेव फॉर्म आएगी ये हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। चलो, तो उस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी चीजें मैं बता के चलूंगा। और उसके बाद हम लोग एक दो पॉइंट और देखेंगे कि अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट आरसी सर्किट में अगर आप फिक्स डीसी अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट डीसी अप्लाई करते हैं, तो कैपेसिटर मैक्सिमम सप्लाई के बराबर चार्ज हो सकता है। कितना देर लेता है स्टडी स्टेट या फिर सप्लाई के बराबर चार्ज होने में? 5 टाइम कॉस्ट। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है, उसमें आप फिक्स्ड डीसी अप्लाई करके पल्सेटिंग या फिर वेरिएबल डीसी अप्लाई करते, तो आपका कैपेसिटर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में कितने वोल्टेज तक मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, ये चीजें देखनी है, ठीक है। इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद ही हम लोग सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट दैट सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी आती है, ठीक है। रजिस्टिव लोड ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट पॉइंट लिखे, दैट इज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव डायोड रेक्टिफायर के बारे में बात करें। डायोड रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर फॉर आर लोड, रजिस्ट्री लोड लगा रखा है, ठीक है। और आप देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में दो सर्किट डायग्राम होते हैं, एक तो सेंटर टैप्ड होता है, एक ब्रिज होता है। ब्रिज के एडवांटेज होते हैं कि ब्रिज में जो भी आप डायोड यूज करते हैं उनका पीक इनवर्स वोल्टेज कम होता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग, 4 डायोड जरूर यूज करते हैं लेकिन इन चारों की जो कॉस्ट होगी, ओवरऑल कॉस्ट आपके सेंटर टैप्ड वाले से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वहां पर सेंटर टैप्ड में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, 2 डायोड होते हैं, एक डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम होगा, दैट कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। वहां पर 2 डायोड है लेकिन दोनों की कॉस्ट मिलाएंगे वेरी वेरी हाई। यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज कम होगा तो टोटल 4 डायोड की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है। वहां पर टैप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर कुछ है नहीं। तो दैट इज ए मोर एडवांटेज इन द ब्रिज कनेक्शन एज कंपेयर टू मिड पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। इसलिए जनरली जो है जब सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो जनरली आपका ब्रिज कनेक्शन यूज करते हैं। एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं और जहां पर हम लोग कौन सा रेक्टिफायर करें? डायोड रेक्टिफायर, ठीक है। डायोड रेक्टिफायर में जो आपको आउटपुट में डीसी मिलेगा दैट इज ए पल्सेटिंग डीसी होगा। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कर, लेकिन पल्सेटिंग है। उस डीसी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, लेकिन वो डीसी होगा वेरिएबल डीसी, यानी उसकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू फिक्स होगी, एरिया कांस्टेंट होगा। अगर मैं
डायोड की जगह रेक्टिफायर का यूज करके बनाता तो आपके पास कैसा होता, वेरिएबल डीसी होता, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू को चेंज कर सकते। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर। उसके आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म देखनी है। नाउ दिस इज द bridge connection I can be consider. Now I can be consider a bridge connection. और कैसा लोड लगा रहा हूं बेटा, रजिस्टिव लोड लगाया है। दिस इज द लोड। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका आउटपुट वोल्टेज है। और लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा वो आपका आउटपुट करंट है। ठीक है, दिस इज आई नॉट, दिस इज द लोड वोल्टेज, लोड करंट। नाउ दिस इज डायोड D1, दिस इज D1, दिस इज D2, नाउ दिस इज D3 एंड दिस इज D4। ठीक है, डायोड रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज देखना है। आउटपुट में आपको डीसी मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी होगा, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव डायोड रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका पाई होने वाला है। ठीक है, नाउ सप्लाइज एसी इन रेक्टिफायर, सप्लाइज नथिंग बट एसी। नाउ दिस इज द सप्लाई वोल्टेज Vs, Vs इज इक्वल टू है Vm sin ओमेगा टी। That is Vs is equal to Vm sin omega t. Now this is the supply voltage. ठीक है, now this is input AC and this is output. हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको सर ने बताया भी होगा कि जब भी आप जो है डिवाइस को ऑन ऑफ देखते हैं कि कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, कौन सी डिवाइस रिवर्स बायस है, तब हमेशा एक्चुअल पोलैरिटी बनानी होती है। तब हमेशा कौन सी पोलैरिटी बनानी होती है, एक्चुअल पोलैरिटी। एक्चुअल पोलैरिटी बना के हम डिवाइस का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस देखते हैं। एक बार आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, कौन सी डिवाइस रिवर्स बायस है, उसके बाद कभी भी आउटपुट वोल्टेज निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है या फिर करंट निकालना, कुछ भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करते हैं, सोर्स की भी रेफरेंस बनाएंगे, लोड की भी रेफरेंस बनाएंगे, सबकी रेफरेंस पोलैरिटी मतलब होता है जो पोलैरिटी दी होती है उन्हीं पोलैरिटी को रेफरेंस पोलैरिटी। क्योंकि आप देखेंगे आपके पास अभी रजिस्टिव लोड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली आप देखेंगे इंडक्टिव लोड होते हैं, तो जब इंडक्टर आ जाए तो इंडक्टर कुछ देर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो हर बार एक्चुअल पोलैरिटी बनाना बहुत टफ हो जाएगा। तो एक्चुअल पोलैरिटी बनाना अगर टफ हो जाएगा तो जनरली हमें क्या करना होता है, रेफरेंस पोलैरिटी बनानी होती है। ठीक है, जनरली जैसे आपसे पूछा जाए कि वी नॉट की वैल्यू निकालो, वी नॉट की पोलैरिटी ये इस वोल्टेज को निकालना होता है, जो वोल्टेज दिया होता है जिसको रेफरेंस बोलते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी आपको किसी डिवाइस को ऑन ऑफ देखना होता है, कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, तो हमेशा सोर्स की आप एक्चुअल पोलैरिटी बना लेंगे। एक्चुअल पोलैरिटी बनाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है कौन सी डिवाइस रिवर्स बायस। जो भी डिवाइस फॉरवर्ड बायस हो उसको शॉर्ट कर देंगे, जो रिवर्स बायस हो उसको ओपन कर देंगे। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करें कुछ भी निकालने के लिए सोर्स की भी रेफरेंस बनाएंगे और लोड की भी रेफरेंस बनाएंगे। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो चीज ध्यान रखिए। कई बार होता है एक्चुअल पोलैरिटी बना देते हैं सोर्स की, लेकिन लोड की फिर एक्चुअल पोलैरिटी नहीं बनाते, इसलिए फिर आंसर गलत आने लगते हैं। या तो सबकी एक्चुअल पोलैरिटी बनाइए या तो सबकी रेफरेंस पोलैरिटी। एक्चुअल पोलैरिटी बनाना काफी टफ हो जाएगा, रजिस्टिव लोड में तो सेम है, लेकिन एक्चुअली में एक्चुअल जो है पोलैरिटी बनाना टफ होता है। तो इसलिए कभी भी हमें जो है वोल्टेज कोई भी चीज निकालनी होगी तो हम हमेशा सभी एलिमेंट की कौन सी पोलैरिटी बनाएंगे, रेफरेंस पोलैरिटी बनाएंगे। जो पोलैरिटी दी है वही पोलैरिटी में बनाऊंगा। ठीक है, चलो मैं आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बना रहा हूं। ठीक है, चलो इस फिगर को मेरे साथ बनाते चले, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हो गया,
हो गया। चलिए मैं सप्लाई वोल्टेज जो कि एसी है और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म बना के दिखाता हूं। डायोड आपका ऑफ कब होता है? डायोड कोई सी भी डिवाइस ऑफ तभी होती है जब उसका करंट जीरो हो जाता है। तो डायोड का करंट जीरो होते डायोड भी ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर कब ऑफ होता है? थायरिस्टर का करंट जीरो होती है, थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। तो जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे उनका करंट जीरो हो जाएगा डिवाइस ऑफ हो जाती है। ठीक है, चलो पहले हम सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। और आप देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर 2 पल्स कन्वर्टर है। कितना पल्स कन्वर्टर है? 2 पल्स कन्वर्टर है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर 1 पल्स कन्वर्टर है। मतलब इनपुट की एक साइकिल के लिए 1 पल्स कन्वर्टर का मतलब इनपुट की एक साइकिल जो कि आपका एसी होगा, इनपुट की एक साइकिल के लिए आउटपुट की कितनी साइकिल आती है? तो आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसी वेवफॉर्म आती है, इनपुट की एक साइकिल के लिए आउटपुट की भी एक साइकिल आती है। 2 पल्स कन्वर्टर सिंगल फेज फुल वेव 2 पल्स का इनपुट की एक साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसी आएगी। तो आप देखेंगे हर पाई रेडियन के बाद वेवफॉर्म रिपीट होगी। तो इनपुट की एक साइकिल के लिए कितनी वेवफॉर्म आ रही है बेटा? आउटपुट की 2 वेवफॉर्म आ रही है। दैट इज द 2 पल्स आ रही है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 2 पल्स। तो दिस इज कॉल्ड 2 पल्स कन्वर्टर। ठीक है, देखते हैं अभी। नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज सप्लाई, दिस इज Vs जो कि सप्लाई वोल्टेज है, साइनोसोडल Vm साइन ओमेगा टी। दिस इज ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा। ओमेगा टी एंगल होगा जो कि जनरली रेडियन में दिखाएंगे। परफेक्ट एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं Vm साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू है सप्लाई की Vm और मिनिमम वैल्यू है -Vm। अब देखो आउटपुट में आपको इनपुट के एक सेकंड 2 पल्स चाहिए, तो आउटपुट में इनपुट में भी मैं 2 पल्स बनाऊंगा। कौन कौन सी 2 पल्स बनाऊंगा ये देखते जाइए। Now that is Vs, supply voltage Vs. Vs की वैल्यू कितनी है? Vm sin omega t, perfect sinusoidal. This is the Vm sin omega t. This is Vm sin omega t. Now this is Vm sin omega t. This is pi. This is 2 pi. And this is 3 pi. ये प्लस Vm है और ये माइनस Vm है। Now this is pi, this is 2 pi and this is 3 pi. डायोड फॉरवर्ड बायस होते ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलो रजिस्टिव लोड के लिए कोई सी भी डिवाइस, डायोड होता है थायरिस्टर। रजिस्टिव लोड के लिए आप देखेंगे करंट कहाँ जीरो हो जाता है? रजिस्टिव लोड में जब भी आपका डिवाइस ऑन होगी तो साइनोसोडल करंट होगा। साइनोसोडल करंट कहाँ जीरो होगा? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। और डायोड का करंट आपका जीरो तो डायोड, तो बेटा करंट आपका पाई पे जीरो तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। 2 पाई पे करंट डायोड फिर से ऑफ हो जाएगा, लाइक दिस। तो डायोड जब भी ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस होते ही डायोड ऑन होगा, तो पाई पे हमेशा डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहां बात करें, ध्यान से देखिएगा। मुझे आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, V नॉट, और लोड करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं। वोल्टेज और करंट आपके कैसे है? डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में वेवफॉर्म बने या तो नेगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, चलो वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है। एक बार डिवाइस का मालूम चल जाएगा कौन कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, उसके बाद मैं वेवफॉर्म बड़ी आसानी से बना सकता हूं। तो 0 से लेके पाई, हमेशा डिवाइस को फॉरवर्ड रिवर्स बायस देखने के लिए एक्चुअल पोलैरिटी 0 से लेके पाई तक देखे। सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म पॉजिटिव बनी है, सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म पॉजिटिव बनी है, तो जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस की डायरेक्शन होगी। हेलो, 0 से लेके पाई तक सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ऐसी एक्चुअल पोलैरिटी होगी। प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1। ठीक है, एनोड का पोटेंशियल ज्यादा है डायोड के, अगर डायोड के एनोड का पोटेंशियल ज्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड, D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D2। D2 के कैथोड का पोटेंशियल कम है, कैथोड का पोटेंशियल कम है तो एनोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो दैट इज D1 एंड D2 आर द फॉरवर्ड बायस फॉर द ऑल द पॉजिटिव साइकिल। D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस। ये दोनों बेटा डायगोनली अपोजिट डिवाइसेस क्या होंगी? फॉरवर्ड बायस। और डायोड फॉरवर्ड बायस होती है क्या हो जाएगा?
ऑन हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई तक कौन कौन से बेटा डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे? D1 और D2। फॉर ऑल द नेगेटिव साइकिल, जी पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई तक सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म नेगेटिव बनी है। तो जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस के अपोजिट, ये रेफरेंस इसके अपोजिट, मतलब सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D3। D3 के एनोड का पोटेंशियल ज्यादा है किससे? कैथोड से। D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D4। कैथोड का पोटेंशियल कम है, एनोड का पोटेंशियल फिर ज्यादा होगा, तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड से, D4 आपका फॉरवर्ड है। तो फॉर द ऑल द नेगेटिव हाफ साइकिल दैट इज D3 एंड D4 आर द फॉरवर्ड बायस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जितनी भी पॉजिटिव साइकिल होंगी उनके लिए D1 D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, और बेटा फॉर ऑल द नेगेटिव साइकिल D3 एंड D4 आर द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, चलो यहां मैं लिख देता हूं 0 से लेके पाई तक, that is D1 and D3 are forward bias. For all the negative cycle, that is D1 and D2, not D3. D1 and D2 are forward bias. For all the negative cycle, that is D3 and D4 are forward bias. और बेटा फॉर ऑल द पॉजिटिव साइकिल D1 and D2 are forward bias। ठीक है, चलो ये मेरी सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ये किसकी वेवफॉर्म है बेटा? Vs। Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। यहां पर आपको मालूम चल गया आपने बेटा कौन कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन सी डिवाइस रिवर्स बायस होती है, एक्चुअल पोलैरिटी बना रखी है, एक्चुअल पोलैरिटी बना के देख लिया। अब उसके बाद कभी भी मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा तो मैं डिवाइसेज को ऑन ऑफ करके हमेशा आउटपुट की भी रेफरेंस पोलैरिटी बनाऊंगा, सोर्स की भी रेफरेंस पोलैरिटी बनाऊंगा। यही चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा आप देखेंगे मैंने बोला था कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर 2 पल्स कन्वर्टर होता है। 2 पल्स कन्वर्टर के लिए इनपुट में भी आपको 2 पल्स, 2 वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। एक वेवफॉर्म तो सप्लाई वोल्टेज की है, दूसरी वेवफॉर्म में बनाऊंगा Vs की वेवफॉर्म, आपको मालूम है माइनस Vs की वेवफॉर्म बनाऊंगा। माइनस Vs क्या होगा? अगर आपको Vs की वेवफॉर्म, माइनस Vs की वेवफॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे? Vs की वेवफॉर्म को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे? मिरर इमेज। यहां पर मिरर लगा ली, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। तो आप देखेंगे Vs की अगर आपको वेवफॉर्म मालूम है तो माइनस Vs की वेवफॉर्म बना सकते हैं। माइनस Vs की वेवफॉर्म में अलग कलर से बना रहा हूं, ग्रीन कलर से। Vs जब मिरर इमेज लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ माइनस Vs। ग्रीन कलर से मैंने बनाई है। ये जो हरी कलर से मैंने वेवफॉर्म बनाई है किसकी वेवफॉर्म? माइनस Vs। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ माइनस Vs। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए। चलो इतना बना लीजिए। अब हम लोग अपनी एनालिसिस करने जा रहे हैं मोड 1 एंड मोड 2। यहां तक बना लीजिए। ये वेवफॉर्म Vs की है, ब्लू वाली, और ये ग्रीन वाली आपकी माइनस Vs की है। जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वही वेवफॉर्म में बना दूं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। चलिए हो गया होगा। चलिए मोड 1, मोड 1 ले रहे हैं 0 से लेके पाई। वैसे एक टाइम पीरियड की वेवफॉर्म बनाई जाती है, मैं 2 टाइम पीरियड की वेवफॉर्म बना दूंगा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसी के बाद एक टाइम पीरियड पाई दे देने के बाद वेवफॉर्म रिपीट होगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको 2 पाई तक वेवफॉर्म बनवा दूंगा। ठीक है, 0 से लेके पाई तक क्या होगा? 0 से लेके पाई तक D1 और D2 फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस तो ऑन हो जाएंगे। D3 D4 कैसे होंगे? रिवर्स बायस ओपन हो जाएंगे। इनको ऑन करने के बाद आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो चलो लिख रहा हूं मोड नंबर 1। मोड नंबर 1 फ्रॉम 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई तक D1 and D2 are forward bias and D3 and D4 are reverse bias। फॉरवर्ड बायस है तो आपके D1 D2 ऑन हो जाएंगे। ऑन होने का मतलब आप इनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे।
रिवर्स बायस है मतलब डिवाइस कैसी होगी, ऑफ होगी। ऑफ होने का मतलब आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर रहा हूं, और रिप्लेस करने के बाद आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट निकालना है। हमेशा किस कौन सी पोलैरिटी बनाएंगे, कोई भी चीज निकालने के लिए हमेशा रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस। डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए एक्चुअल बनाते हैं केवल। नाउ आई कैन मेक द फिगर। चलो मैं सर्किट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिए, D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, दे कैन बी ऑन। D1 D2 को मैं फॉरवर्ड बायस ऑन कर देता हूं। D3 D4 आपके ओपन सर्किट है, D1 D2 को पहले ऑन कर देता हूं, ठीक है। D1 D2 विल बी ऑन। D1 D2 फॉरवर्ड बायस ऑन कर दिया, दे कैन बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। ये आपका D1 था जो कि ऑन है, ये आपका D1 था जो कि ऑन है। D2 आपका जो है फॉरवर्ड बायस था वो भी ऑन है, ऑन, या फिर आपने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। D3 एंड D4 आर द रिवर्स बायस ओपन सर्किट, इनको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ओपन सर्किट है मतलब यहां से कोई करंट नहीं, पर उसको मैं हटा ही देता हूं समझाने के लिए आपको। ये हटा दिया मैंने, ध्यान से देखिए, इनको मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट की भी मैंने रेफरेंस पोलैरिटी बना रखी है, रेफरेंस, और बेटा सोर्स की भी मैंने रेफरेंस बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। वेवफॉर्म निकालने के लिए या फिर कब वो आउटपुट निकालना है तो हमेशा इसकी भी रेफरेंस, इसकी भी रेफरेंस। चलो प्लस इज कनेक्टेड, देखो प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। अगर प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से कनेक्ट है, तो V नॉट इक्वल टू Vs। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो से लेके पाई तक जब D1 D2 ऑन होंगे तो प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, सोर्स वोल्टेज, दैट इज Vm sin ओमेगा t। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। व्हाट इज द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। वोल्टेज आपको मालूम है डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस, और आपको मालूम है रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज और करंट क्या होंगे, दोनों सेम। जिस समय वोल्टेज जीरो होगा करंट भी जीरो होगा, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जिस समय वोल्टेज जीरो होगा फिर से करंट आपका जीरो होगा। तो लोड करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, दैट इज इक्वल टू V डॉट डिवाइडेड बाय RL। क्योंकि वोल्टेज साइनोसॉइडल तो करंट भी साइनोसॉइडल ही आएगा। नाउ लिख देते हैं, दैट इज Vs divided by RL. Now this is Vs is nothing but the sinusoidal voltage divided by RL। आप देखें करंट भी कैसा है, साइनोसॉइडल है, करंट का शेप साइनोसॉइडल होगा। ये क्या लिखा है बेटा, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट होगा, लेकिन वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तो करंट भी कौन सी वैल्यू की मैक्सिमम, तो करंट भी कैसा होगा बेटा, साइनोसॉइडल करंट, Im sin ओमेगा t, वेयर Im इज इक्वल टू क्या है, Vm डिवाइडेड बाय RL। This is nothing but the maximum value of current, maximum value of current। करंट का वेव फॉर्म भी साइनोसॉइडल है, ठीक है। वेव फॉर्म बनाने जा रहा हूं, यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब भी D1 D2 ऑन होंगे V नॉट इक्वल टू Vs, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs। वोल्टेज आपका जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, करंट इज आल्सो साइनोसॉइडल। करंट साइनोसॉइडल, करंट वैल्यू कहां पर जीरो होगी, जो बेटा लोड करंट होगा, लो ध्यान से देखो, जो लोड करंट होगा, हेलो, जो लोड करंट होगा वही डायोड का करंट होगा। डायोड से भी आप देखिए लोड करंट, जिस समय लोड करंट जीरो होगा उस समय डायोड का करंट जीरो होगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। लोड करंट साइनोसॉइडल, लोड करंट कहां जीरो होगा, पाई पे, तो पाई पे D1 D2 का करंट जीरो होगा, और बेटा डायोड का करंट जीरो होते डायोड ऑफ हो जाएगा। तो D1 D2 बेटा 0 डिग्री पे कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, कब ऑफ हो जाएंगे, पाई पाई पे दोनों ही डायोड क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ये आपको सर ने बताया भी होगा एनालॉग में। चलिए वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं।
चलिए हो गया, इंटीमेट कर दे। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी का। चलो तो जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक D1 D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, और D1 D2 फॉरवर्ड बायस होते ही प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू VS। तो पाई से, जीरो से लेके पाई तक आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म VS आ रही है। व्हाट इज द VS? देखो ब्लू कलर से मैंने VS बना रखा है, ये VS है। आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, सप्लाई वोल्टेज ब्लू कलर से बनाया है, तो जैसी बेटा सप्लाई वोल्टेज होगा वैसे आउटपुट वोल्टेज होगा, V नॉट इक्वल टू VS। V not equal to VS. What is the maximum value of the? This is VM. आउटपुट वोल्टेज कितने के बराबर? सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। नाउ दिस इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। करंट क्या होगा बेटा? V नॉट डिवाइडेड बाई RL। ठीक है, साइनोसोडल आएगा, करंट भी साइनोसोडल, Im sin ओमेगा t। यहां पर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और यहां पर बेटा वोल्टेज जीरो है, करंट भी आपका जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगर आप निकालना चाहे पैसे भी, तो आप देखेंगे आप जो है वोल्टेज को हर एक वैल्यू को RL टाइम डिवाइड करते हो, हर एक वैल्यू बेटा RL टाइम्स नीचे आ जाएगी, हर एक वैल्यू RL टाइम्स नीचे आ जाएगी। यहाँ पर जीरो है तो जीरो रहेगा, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ पर हर एक वैल्यू RL टाइम्स सबको मिलाएंगे तो साइनोसोडल करंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू को जब RL से डिवाइड करते तो VM बाई RL आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ शेप इज नथिंग बट द साइनोसोडल, करंट इज अगेन साइनोसोडल। जो लोड करंट है वही D1 D2 से पास कर रहा है। लोड करंट की वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है बेटा? दैट इज पाई पे जीरो हो रही है, तो पाई पे D1 D2 क्या हो जाएंगे? ऑफ। D1 एंड D2 विल बी ऑन, और बेटा कब तक कंडक्ट करेंगे? पाई तक कंडक्ट करेंगे। पाई के बाद वो रिवर्स बायस हो जाएंगे और ओपन सर्किट विल बी। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू इज VM बाई RL। दिस इज VM बाई RL विल बी देयर। मोड 2 को एक बार और समझा देता हूं। अब यही वेवफॉर्म रिपीट होने वाली, पाई रेडियन की वेवफॉर्म बना ली, अब यही वेवफॉर्म रिपीट होगी, यही वेवफॉर्म रिपीट होगी आगे, लेकिन दिक्कत होती है समझने में, समझने की कोशिश करिएगा। एक और वेवफॉर्म बनाए तो पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक कौन सी डायोड फॉरवर्ड है? D1 एंड D3। ये फॉरवर्ड है, से ऑन हो जाएंगे D1 D2। सोर्स, हेलो, पाई के बाद सोर्स पोलैरिटी चेंज कर देगा, D1 एंड D2 रिवर्स बायस। पाई पे ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद तो रिवर्स बायस हो जाएंगे, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ओपन सर्किट तक बिहेव करेंगे। ठीक है, चलो मोड नंबर 2, यहां तक वेवफॉर्म बनाओ। हो गया? चलिए मोड नंबर 2, मोड नंबर 2, मोड नंबर 2 होगा दैट इज पाई से लेके 2 पाई। पाई से लेके 2 पाई तक आप देखेंगे कौन कौन सी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है? D3 एंड D4। D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस है, सोर्स पोलैरिटी चेंज कर देगा। D3 D4 फॉरवर्ड बायस में, D1 D2 रिवर्स बायस है। पाई पे D1 D2 ऑफ हो गया, उसके बाद रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चले गए, ओपन सर्किट विल बी देयर। ठीक है, तो चलो वेवफॉर्म में बना रहा हूं, उसके लिए फिगर की जरूरत होगी। नाउ आई कैन बी कट द फिगर अगेन। चलिए नाउ दिस इज द फिगर, यहां लिख देते हैं। पाई से लेकर 2 पाई तक D3 D4 आपके कैसे हैं बेटा? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब वो ऑन हो जाएंगे, ऑन होने का मतलब आप उनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। D1 D2 पाई पे ऑफ हो गए हैं, उसके बाद सोर्स ने अपनी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, उसके बाद वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चले गए, रिवर्स बायस है। जैसे रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब वो कैसे हैं? ऑफ है। ऑफ है मतलब ओपन सर्किट से उनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलो मैं बना रहा हूं। डिवाइस को ऑन ऑफ देखने के लिए आपने एक्चुअल पोलैरिटी बनाई थी, D1 D3 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस। इनको मैं फॉरवर्ड बायस करने वाला शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। D3 मेरा ऑन है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। D4 मेरा ऑन है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया।
D1 एंड dt ऑफ है, D1 और D2 आपके ऑफ हो गए पाई पे। उसके बाद पाई से लेकर 2 पाई तक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ओपन सर्किट, यहां से कोई करंट नहीं पास करेगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आपने लोड की भी रेफरेंस पोलैरिटी बनाई है, रेफरेंस ही बनानी है, रेफरेंस। और बेटा सोर्स की भी कौन सी पोलैरिटी, रेफरेंस। कुछ लोग बदल के बना दे, सर देखो सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर दिया है। अरे एक्चुअल पोलैरिटी नहीं बनानी है, एक्चुअल नहीं बनानी है, एक्चुअल में तो सोर्स पोलैरिटी बदल चुका है। या तो सबकी एक्चुअल बनाओ, या तो सबकी कौन सी बनाओ, रेफरेंस बनाओ। कौन सी बनाना आसान होगा, रेफरेंस। रेफरेंस ही बना के रखी है मैंने, रेफरेंस। आई कैन नॉट चेंज। एक्चुअल पोलैरिटी केवल डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए देखी जाती है, कब डिवाइस ऑन है कौन डिवाइस ऑफ है, ठीक है। मैंने ऑन ऑफ देख लिया, आपको बता दिया पहले कौन सोर्स की पोलैरिटी बदल चुका है। उसके बाद मैंने सोर्स की भी एक्चुअल बनाई है, और रेफरेंस की भी, आपकी जो है आउटपुट वोल्टेज की भी रेफरेंस बनाई है, और सोर्स की भी रेफरेंस। रेफरेंस ही बनाना है हमेशा हर एक मोड में, ठीक है। रेफरेंस बनाने के बाद रिलेशन निकाल लो। देखो प्लस इज कनेक्टेड टू विच, प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, एंड माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस। आपका प्लस किससे कनेक्ट है, माइनस से, और माइनस किससे कनेक्ट है, प्लस से। तो अगर प्लस माइनस से कनेक्ट है, माइनस प्लस है, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एस। तो यहां पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी माइनस वी एस। मतलब आउटपुट वोल्टेज की अगर वेवफॉर्म बनानी है तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, माइनस वी एस। तो पाई से लेकर 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, माइनस वी एस। करंट की वैल्यू निकालिए। हेलो करंट, लोड करंट, लोड करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट। रजिस्टर का करंट क्या होता है बेटा, दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू आपको मालूम है, निकाल लेते। वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं, तो पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज है माइनस वी एस। चलो देखो आओ यहां पर, आउटपुट वोल्टेज पाई से लेके 2 पाई में अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है माइनस वी एस के बराबर, तो जैसी बेटा माइनस वी एस की वेवफॉर्म होगी वैसी आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बन जाए। चलो बनाओ जल्दी से। चलो यहां आ जाओ, वेवफॉर्म बना रहा पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज क्या, माइनस वी एस। हेलो पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज माइनस वी एस। माइनस वी एस की वेवफॉर्म बनी, ग्रीन कलर वाली वेवफॉर्म बनी है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर वाली वेवफॉर्म बनी है। तो पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज है माइनस वी एस। ये बेटा माइनस वी एस बना दी, ये माइनस वी एस है। आउटपुट वोल्टेज आपका जो है वो माइनस वी एस है, ये माइनस वी एस। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वीएम। सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। नाउ लोड करंट क्या होगा, लो लोड करंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में बन रहा है। आउटपुट वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, हर एक वैल्यू बेटा आर एल टाइम्स कम हो जाएगी, हर एक वैल्यू आर एल टाइम्स कम हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू आर एल टाइम्स कम हो जाएगी, ये वैल्यू भी आर एल टाइम्स, यहाँ पर जीरो है तो करंट जीरो, यहाँ पर आपका वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। तो हर एक वैल्यू आपका पॉजिटिव में वेवफॉर्म बनी, तो करंट की वेवफॉर्म भी पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है। दैट इज वी नॉट इक्वल टू, दैट इज आई नॉट इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, आर एल। हर एक वैल्यू आपका आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आपको ऊपर दिख रही है, आर एल टाइम्स, हर एक वैल्यू आर एल टाइम्स कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो लोड करंट है, जो लोड करंट है इस बार, लोड करंट किससे, D3 और D4 से। जिस समय लोड करंट जीरो हो जाएगा उस समय D3 D4 ऑन हो जाएंगे। लोड करंट आपका साइनोसॉइडल कहां पर जीरो हो जाएगा बेटा, लोड करंट आपका कहां पर जीरो हो जाएगा, 2 पाई पे। तो लोड करंट D3 D4 से पास कर रहा है, तो लोड करंट जीरो होने का मतलब D3 D4 का करंट जीरो हो जाएगा। D3 D4 क्या हो जाएंगे, आपके 2 पाई पे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द Vm डिवाइडेड बाई RL, ठीक है। सेम वेव फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रही है। नाउ उसके बाद आप देखेंगे 2 पाई के बाद फिर से सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, फिर से D1 D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, D1 D2 फॉरवर्ड बायस होते ही ऑन हो जाएंगे, और D1 D2 ऑन होते ही प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs, V नॉट इक्वल टू Vs, V not equal to Vs. Now this is V not equal to Vs, and current is nothing but the V not divided by RL. आपका V not equal to I not is equal to V not divided by R. Current is also sinusoidal.
Now this is D1 and D2 will be on from 2 पाई से लेके 3 पाई. This is maximum वैल्यू Vm डिवाइडेड बाई R. ठीक है, तो आपको लोड वोल्टेज की वेवफॉर्म सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज नथिंग बट द पाई. हर पाई रेडियन के बाद वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है. For all the positive cycle D1 and D2 will be on. जब भी D1 D2 on होंगे प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs. और बेटा फॉर ऑल द नेगेटिव साइकिल D3 and D4 will be on. जब भी D3 D4 on होंगे प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस, तो V नॉट इक्वल टू माइनस Vs. दिस इज द वेवफॉर्म. क्लियर है? ये वेवफॉर्म आती है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में. आउटपुट वोल्टेज की ये वेवफॉर्म आती है. दिस इज पाई रेडियन. पल्सेटिंग डीसी. इस डीसी की वैल्यू चेंज हो रही है. पल्सेटिंग डीसी. दिस इज पल्सेटिंग डीसी हैविंग द टाइम पीरियड इज पाई. पल्सेटिंग पल्स के फॉर्म की पल्सेटिंग डीसी हैविंग टाइम पीरियड इज पाई रेडियन. ठीक. अब और कुछ बेसिक के बारे में बात करते हैं. पहला चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मैं सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर बनाऊंगा ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी, इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा. अब हम कुछ और बेसिक के बारे में बात करते हैं. आरसी. कौन सा फायरिंग सर्किट पढ़ना है बेटा? आरसी फायरिंग सर्किट. आरसी फायरिंग सर्किट फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट होता है. एक ही एनर्जी स्टोरिंग है. जब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं तभी चीजें समझ में आएगी. इसको बनाइए पहले आप लोग. हो गया क्या? एंटीमेट करें हो जाए मुझे. आगे चलते हैं फिर. चल अब कुछ जो है आरसी सर्किट की जो है सीरीज आरसी सर्किट के कुछ बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा. चलिए नाउ सीरीज आरसी सर्किट में सीरीज आरसी सर्किट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट. और इस फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में मैं पहले फिक्स डीसी या फिर आइडियल डीसी या फिर कांस्टेंट डीसी अप्लाई कर रहा हूं. फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में
आपका जो कैपेसिटर होता है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में, जो कैपेसिटर होता है वो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, सप्लाई के बराबर चार्ज हो सकता है। लेकिन ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब आप कैसा आइडियल डीसी या फिर फिक्स डीसी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल डीसी अप्लाई करूंगा, मतलब पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करूंगा, तब आपके सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, इस चीज को देखना होगा। ठीक है, जिसका ही यूज आएगा मुझे। ठीक है, तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं से रिजल्ट निकल के आएगा। नाउ लिखिए जरा, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में हम केस नंबर 1 ले रहे हैं। कैसा डीसी अप्लाई कर रहे हैं, फिक्स डीसी, दैट इज केस नंबर 1। इसको हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बन रहे हैं। केस नंबर 1 है अप्लाइड फिक्स डीसी। ठीक है, फिक्स डीसी और कांस्टेंट डीसी, या फिर उसी को बोलते हैं आइडियल डीसी, आइडियल डीसी। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में मैंने कैसा डीसी अप्लाई किया, फिक्स डीसी। जो मैं डीसी अप्लाई कर रहा हूं दैट इज ए फिक्स। वेरिएबल वाले में मैं एरो लगा दूंगा कि वो वेरिएबल डीसी है। ये मैंने डीसी अप्लाई किया, लेकिन ये डीसी कैसा है बेटा, फिक्स डीसी। फिक्स डीसी, फिक्स डीसी का मतलब है दिस इज द वेवफॉर्म। This value is fixed. This is the waveform of the supply voltage. This is the series RC circuit. ठीक है, अब एक चीज आपने ट्रांजिएंट में पढ़ी होगी, इतना बना लीजिए। एक चीज आपने ट्रांजिएंट में पढ़ी होगी कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट है, उसमें आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो किस इक्वेशन से गवर्न होगा। फिर किसी भी टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन आपको मालूम है, दैट इज फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज इनिशियल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज माइनस फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इनटू ई की पावर टी बाई टाउ विल बी देयर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी तात्क्षणिक मान में, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अभी अदिति आप लिखते रहिए, मैं थोड़ी देर में ऊपर कर लूंगा, अभी मुझे बताने दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करें, कोई से भी डीसी हो, चाहे फिक्स डीसी हो चाहे वेरिएबल डीसी, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालने, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन VCT इज इक्वल टू फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस ब्रैकेट में क्या है, इनिशियल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज माइनस फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इनटू ई की पावर टी बाई टाउ। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन, वी नो the voltage across the capacitor is given by the equation VCT is equal to क्या होगा, फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस इनिशियल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज माइनस फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ई की पावर टी बाई टाउ। ठीक है, चलो अब आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है,
कितना चार्ज हो सकता है, सप्लाई के बराबर चार्ज हो सकता है। आप देखेंगे जैसे सप्लाई करने का सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है तो कैपेसिटर क्या होना चालू होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम कितना चार्ज हो पाएगा, सप्लाई के बराबर। सप्लाई के बराबर चार्ज हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में ऐसा नहीं है, सेकंड ऑर्डर में सप्लाई से ज्यादा भी चार्ज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, सप्लाई के बराबर चार्ज होगा। तो फाइनल टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हेलो, फाइनली कैपेसिटर आपका कितना चार्ज हो जाएगा, सप्लाई के बराबर, दैट इज वीडीसी। कितना टाइम लेगा, 5 टाइम कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन द टाइम टू चार्ज टू इस मैक्सिमम वैल्यू दैट इज नथिंग बट द 5 टाइम कांस्टेंट। कितना चार्ज होगा, सप्लाई के बराबर, वीडीसी। क्या इनिशियली कैपेसिटर में कोई वोल्टेज माना है क्या, इनिशियली कैपेसिटर में कोई भी वोल्टेज नहीं माना, दैट इज नथिंग बट द 0। फाइनली कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, सप्लाई के बराबर इंटू ई की पावर टी बाई टाउ। तो कैपेसिटर के क्रॉस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं, दैट इज गिवन बाय द वीसीटी इज इक्वल टू, दिस इज वीडीसी माइनस वीडीसी इंटू ई की पावर टी बाई टाउ। यहां से आप वीडीसी कॉमन ले सकते हैं, दैट इज वीडीसी कॉमन लेंगे, दिस इज 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन VCT इज इक्वल टू VDC 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियल। इक्वेशन क्या होती है, VDC इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। दिस इज द इक्वेशन where tau is nothing but the time constant, time constant of सीरीज आरसी सर्किट, जिसकी वैल्यू होगी R इंटू सी। फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट में अगर आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन VCT इज इक्वल टू VDC, जितना भी डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वेव फॉर्म आएगी, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। किस रेट से चार्ज होगा, टाउ रेट से। ठीक है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं इनिशियली आपका कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज था, 0। तो T इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा, T इक्वल टू 0 रखूंगा तो E की पावर 0, 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज कितना आ जाएगा, 0। और बेटा फाइनली कितना चार्ज होगा, दैट इज सप्लाई वोल्टेज के बराबर VDC, कितनी देर में, 5 टाइम कांस्टेंट। तो जब मैं 5 टाउ रखूंगा, टाउ से टाउ कट जाएगा, E की पावर माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ बचेगा 1, एंड दैट इज नथिंग बट सप्लाई वोल्टेज विल बी देयर। तो वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी वेवफॉर्म आएगी, ध्यान से देखिएगा। वेवफॉर्म कुछ ऐसी आएगी, बना रहा हूं। यहां से भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। नाउ कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका वेरिएशन में ड्रॉ कर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैपेसिटर का वोल्टेज फाइनली आपका कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, सप्लाई के बराबर, जो कि कितना है, VDC। ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई है मैंने डॉटेड से, दिस इज VDC। ठीक है, नाउ कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। T इक्वल टू 0 पे कितने वोल्टेज चार्ज होगा, 0। और फिर उसके बाद क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, और बेटा स्टडी स्टेट या फिर सप्लाई के बराबर, स्टडी स्टेट वोल्टेज या फिर सप्लाई के बराबर चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 5 टाउ विल बी देयर। तो दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, दिस इज द वेवफॉर्म। आपका जो कैपेसिटर है वो आपका एक्सपोनेंशियली चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और बेटा स्टडी स्टेट में कितनी देर में चार्ज होगा, फिर सप्लाई के बराबर चार्ज होने में कितना टाइम लेगा, 5 टाउ, दिस इज 5 टाउ। 5 टाउ के बाद आपका जो कैपेसिटर है आपका सप्लाई के बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं दिस इज कैपेसिटर का वोल्टेज की इक्वेशन है VCT, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी बाई, दिस इज VDC 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ। ठीक है, चलो अगर मैं मान लो, ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप सीरीज आरसी सर्किट, ध्यान सुनो, अगर मैं सीरीज आरसी सर्किट में, हेलो, अगर मैं अपने सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं अपने सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूंगा, सुनो, अगर मैं सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो क्या मेरा सर्किट का टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा? क्या सर्किट का टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा? तो बेटा सर्किट जो होगा, जैसे जो कैपेसिटर है, वो स्टडी स्टेट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। हेलो, कैपेसिटर स्टडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में उसको ज्यादा, अगर मैं सर्किट का, अगर सीरीज आरसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा देंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो कैपेसिटर स्टडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो वेवफॉर्म ऊपर से आएगी कि नीचे से आएगी? वेवफॉर्म ऊपर से आएगी कि नीचे की आएगी? नीचे से आएगी, नीचे से आएगी। ठीक है, वेवफॉर्म कहां से आएगी? नीचे से आएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो मान लो पहले मैंने, हेलो, मान लो पहले मैंने अपनी जो है सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी रखी थी? R1 रखी थी। अगर मैंने पहले रेजिस्टेंस वैल्यू R1 रखी थी तो R1 रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट कितना था? τ1 था। तो स्टडी स्टेट वैल्यू पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा था? 5 τ1। तो जब मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू R1 रखी थी, R1 रखी थी, तब मेरा टाइम कांस्टेंट τ1 था। तो स्टडी स्टेट वैल्यू तक कैपेसिटर को पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 5 τ1। यहां पर मेरा टाइम कांस्टेंट कितना है? यहां पर रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है बेटा? रेजिस्टेंस वैल्यू मेरी कितनी थी? R1। इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम कांस्टेंट कितना था? τ1। ठीक है, यहां पर τ1 रेट से कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। यहां पर किस रेट से? τ1 रेट से कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ा दिया, R1 से बढ़ा के R2 कर दिया। ध्यान सुनिए, ठीक है, जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ली थी? R1 ली थी, तो टाइम कांस्टेंट मेरा कितना था? τ1। स्टडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लगता? 5 τ1। अब मैंने अपने सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 कर दी। R2 इज ग्रेटर देन R1। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो R2 रेजिस्टेंस लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट कितना होगा? τ2। रेजिस्टेंस बढ़ा तो टाइम कांस्टेंट पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द, आपका जो τ2 होगा वो ग्रेटर देन होगा τ1। तो बेटा अगर आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो स्टडी स्टेट पहुंचने में इस बार आपके कैपेसिटर के वोल्टेज को, कैपेसिटर को स्टडी स्टेट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। 5 τ1 इज ग्रेटर देन 5 τ1। 5 τ2 इज ग्रेटर देन 5 τ1। ठीक है, अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो स्टडी स्टेट पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। आपका कैपेसिटर ज्यादा देर बाद स्टडी स्टेट में पहुंचेगा तो ग्राफ नीचे से जाएगा। दिस इज द ग्राफ, कहां से जाएगा? नीचे से। नाउ दिस इज नथिंग बट द 5 τ2। दिस इज 5 τ2। कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा? एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, लेकिन इस बार उसको स्टडी स्टेट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 5 τ2 बाद वो स्टडी स्टेट में पहुंचेगा, लाइक दिस। ठीक है, और बेटा यहां पर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखी है? R2 रखी है। दिस इज R2, R2 रखी है, और R2 के करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट कितना है? τ2। तो आप देखेंगे कभी भी, हेलो, कभी भी सीरीज आरसी सर्किट में जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो ग्राफ होता है वो नीचे से जाता है। एक चीज नोट करके रखेंगे, सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो कैपेसिटर को स्टडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ग्राफ हमेशा नीचे से बनेगा। पहला पॉइंट आपको नोट करके रखना है जो मैंने बताया है कि सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा उसका ग्राफ नीचे से बनेगा। किससे बनेगा? नीचे से बनेगा। स्टडी स्टेट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, कैपेसिटर का ग्राफ नीचे से बनेगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था आपको। यहां मैं लिख भी देता हूं। अगर बताओ मैं रेजिस्टेंस वैल्यू कम कर देता, हेलो, अगर मैं रेजिस्टेंस वैल्यू कम कर देता, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो स्टडी स्टेट पहुंचने में कम टाइम लगेगा, ग्राफ ऊपर से चला जाए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, बना लीजिए इसको पहले।
चलो लिख रहा हूं, सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पर टाइम कांस्टेंट सर्किट का बढ़ जाता है, जिससे कैपेसिटर का वोल्टेज स्टडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा समय लेगा। इसलिए ग्राफ नीचे से बनेगा। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी मैं फर्स्ट सीरीज आरसी सर्किट में डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा और मैं अगर रेजिस्टेंस को तो ग्राफ नीचे से बनेगा। ठीक है। दूसरा, हेलो, ये कैसे मालूम चलेगा कि आपके फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में जब मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा? इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। फिक्स डीसी के केस में जितना भी आपने डीसी अप्लाई करो उतना ही चार्ज होगा, लेकिन पल्सेटिंग डीसी के केस में ऐसा नहीं होगा। उस चीज को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। यहीं से आपको मालूम चल जाएगा। लिख लिया हो तो आगे चले, एंटीमेट करें, लिखो लिखो। चलो, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, अब इतना तो तुमको आइडिया है। ग्राफ से देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, इस चीज को कैसे देखते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। हेलो, सप्लाई मैंने कैसे लिया था, फिक्स डीसी। ध्यान से देखो, हेलो शशांक, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होता है, इस चीज को हम कैसे देखेंगे? जब फिक्स डीसी अप्लाई किया तो आप क्या करेंगे, अपने सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करिए। देखो सोर्स वोल्टेज का परफेक्ट डीसी, उसकी वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ कर ली। और कैपेसिटर फर्स्ट और सीरीज आरसी सर्किट में जब डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियल। कैपेसिटर की वेवफॉर्म कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली। अब देखो, सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे, सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे के जिस पॉइंट पे कट करेंगे, कैपेसिटर मैक्सिमम उतने वोल्टेज से ही चार्ज होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सप्लाई परफेक्ट डीसी था, सप्लाई वोल्टेज आपका फिक्स डीसी था। मैंने सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ये देखिए ड्रॉ की, ये फिक्स डीसी है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में जब भी डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर हमेशा एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। और बेटा कैपेसिटर का वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे कैपेसिटर उतने। तो जब आप जो है फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में फिक्स डीसी अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर का वोल्टेज आपके सप्लाई वोल्टेज को वीडीसी पे कट कर रहा है। तो आपके जब भी फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट होगा उसमें फिक्स डीसी अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के बराबर क्या होगा, चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, सप्लाई वोल्टेज। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ की,
कैपेसिटर का वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ की, दोनों एक दूसरे को कहां पर कट किए, वीडीसी, कहां पर कट किए, वीडीसी। सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे को जहां पर भी कट करेंगे, कैपेसिटर उतने ही वोल्टेज से मैक्सिमम चार्ज होगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। अब देखो इसके आगे कांस्टेंट लाइन है, इसके ऊपर लाइन नहीं बनाई, उससे ज्यादा नहीं चार्ज होगा, मैक्सिमम उतना चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा। तो जब भी आप जो है सीरीज सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। हेलो, सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर का वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट गिवन बाय द इक्वेशन VDC 1 माइनस e की पावर t बाय कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा। कैसा डीसी अप्लाई किया है, फिक्स डीसी अप्लाई किया है। अब आपको देखना है कि जब आप सीरीज आरसी सर्किट में फिक्स डीसी अप्लाई करते हैं तो जो कैपेसिटर हो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, उसके लिए आप क्या करिए, अपने सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करिए। सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ की, कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करिए, कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर देंगे उतना ही मैक्सिमम चार्ज होगा। फिक्स डीसी जब अप्लाई करते हैं सीरीज आरसी सर्किट में तो कैपेसिटर का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे को दैट इज VDC पे ही कट करते हैं, तो मैक्सिमम कितना चार्ज हो पाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज हो पाएगा। लिख रहा हूं, नोट करके लिखें। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ब्रजेश, जो मैंने बोला बिल्कुल क्लियरली सुनिए, यहां नोट करके लिखिए। सीरीज आरसी सर्किट में जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, इस चीज को देखने के लिए सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म और कैपेसिटर की वोल्टेज की वेवफॉर्म एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे कैपेसिटर मैक्सिमम उतने वोल्टेज से, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। लिख रहा हूं, इन सीरीज आरसी सर्किट में, इन सीरीज आरसी सर्किट में जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, चाहे वो फिक्स डीसी हो चाहे वेरिएबल, ये यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल जो मैं रूल लिख रहा हूं यूनिवर्सल, कैसा भी डीसी हो कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज होगा इसी तरीके से निकालते हैं। इन सीरीज आरसी सर्किट में जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, या फिर मैक्सिमम कितना चार्ज, कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, या मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, यह देखने के लिए, यह देखने के लिए सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, देखने के लिए सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं और कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। यह दोनों वोल्टेज वेवफॉर्म जिस पॉइंट पर कट करती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, कैपेसिटर मैक्सिमम
उतने वोल्टेज से ही चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम उतने वोल्टेज से ही चार्ज हो सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल। अब हम लोग पल्सेटिंग डीसी के लिए हमें चाहिए, उसका मैं रूल आपको बता रहा हूं। ये यूनिवर्सल रूल है जो मैंने लिखा दिया, वो सर्वदा सत्य है। चलो इस रूल को पल्सेटिंग डीसी में हम बात करते हैं। इस बार भी मैं डीसी अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो डीसी है सीरीज आरसी सर्किट में डीसी अप्लाई कर, लेकिन ये पल्सेटिंग मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। तब आपका सीरीज आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज हो सकता है? हो गया क्या? हो गया हो तो मुझे इंटीमेट कर दीजिए, तो हम लोग आगे चले। चलो चलिए आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज ए केस नंबर 2। इस केस को मुझे बताना था, इस केस की मुझे जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक सीरीज आरसी सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, और सीरीज आरसी सर्किट में मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो डीसी है वो कैसा है? पल्सेटिंग डीसी। जब आप सीरीज आरसी सर्किट में आप डीसी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो डीसी है वो कैसा डीसी है? दिस इज ए पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब वेरिएबल डीसी। डीसी है लेकिन इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। दिस इज द वे फॉर्म। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म। ये जो डीसी है वो कैसा है? पल्सेटिंग डीसी। सप्लाई जो है आपकी पल्सेटिंग डीसी है। पिछली बार फिक्स डीसी थी, ये पल्सेटिंग डीसी। दिस इज ए पल्सेटिंग डीसी। इसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही? चेंज हो रही। तब कैपेसिटर जब भी चार्ज होगा पल्सेटिंग डीसी से, हेलो, सीरीज आरसी सर्किट में जब मैं पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करूंगा तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, ये मुझे देखना है। उसके लिए मैंने अभी आपको गोल्डन रूल बताया कि फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। सप्लाई वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी है, दोनों की वेवफॉर्म बना लीजिए। दोनों की वेवफॉर्म जब आप बनाएंगे तो वेवफॉर्म जहां भी कट करेगी, दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे को जहां पर भी कट करेंगी, कैपेसिटर मैक्सिमम उतने ही वोल्टेज से चार्ज होगा। पिछली बार क्या था? पिछली बार आपके जो डीसी थी, आइडियल डीसी, उसकी वैल्यू फिक्स थी। कैपेसिटर इंक्रीज करता जाएगा, एक दूसरे को वो दोनों जहां भी कट करते कैपेसिटर मैक्सिमम उतने वोल्टेज। लेकिन इस बार आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कैपेसिटर का वोल्टेज, आपका सप्लाई वोल्टेज साइनोसोडल चेंज हो रहा है। कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियल चेंज है। जो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे कैपेसिटर मैक्सिमम उतने वोल्टेज से चार्ज हो पाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं चार्ज हो पाएगा। बना रहा हूं, ये सप्लाई है, ये पल्सेटिंग डीसी है। दिस इज पल्सेटिंग डीसी। चलो नाउ दैट इज
फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज गिवन बाय द रिलेशन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज एक्सपोनेंशियल वीडीसी 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, अभी निकाला था मैंने। लेकिन इस बार जो डीसी है वो कैसा है, वेरिएबल है। दिस इज द पल्सेटिंग, दिस इज अ वेरिएबल डीसी, इट कैन नॉट बी कांस्टेंट डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी है। तो जब आप पल्सेटिंग डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर जो है मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, चलो बनाता हूं मैं। मान लो पहले मैंने अपने रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी रखी है बेटा, दैट इज R1 रखी है, रेजिस्टेंस वैल्यू R1 रखी है, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा टाउ1। फिर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा और रेजिस्टेंस जब मैं बढ़ा दूंगा तो मुझे देखना है कि कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज हो पाएगा। पहले मैंने अपने सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू R1 रखी है, पल्सेटिंग डीसी अप्लाई किया हुआ, तो मुझे देखना है कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा। ठीक है, चलो वेवफॉर्म में बना रहा हूं, इतना लिखिए। सीरीज आरसी सर्किट में, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में जब आप पल्सेटिंग डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज चार्ज होगा। कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, सप्लाई वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी है। एक ही पल्स बना रहा हूं, एक ही पल्स बना रहा हूं। चलो एक मिनट, चलिए तो यहां हम लोग वेवफॉर्म बना रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को, आप सभी को मेरी आवाज आ रही ना? ध्यान सुनिएगा अब जरा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस फायरिंग सर्किट में, समझ में नहीं आता। पहले मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ली है बेटा, R1 ली है। पहले मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ली है, R1 ली है, तो टाइम कॉस्ट मेरा टाउ1 होगा। फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा धीमे धीमे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1, तो मेरा टाइम कांस्टेंट कितना होगा टाउ1, जिसकी वैल्यू होगी R1 इंटू सी। तब मेरा कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, उस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म को ड्रॉप करना पड़ेगा।
और कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म को ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे। सप्लाई वोल्टेज को मैं डॉटेड रेड कलर से दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं। सप्लाई वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी है। पिछली बार कैसा था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज, लेकिन इस बार आपका जो डीसी है वो पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी में कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज हो सकता है वो देखना चाहिए। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया जो कि मेरा पल्सेटिंग डीसी है। अब आपका कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज सॉलिड ग्रीन कलर से, दैट इज कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। देखो सप्लाई भी चेंज हो रहा है, कैपेसिटर भी कभी वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अब कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो पाएगा ये देखना है। कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट टाउ 1 के रेट से। सप्लाई वोल्टेज भी चेंज होता जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज भी इंक्रीज करता है। ये दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर देंगे, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मैक्सिमम कितना चार्ज होगा देखना है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर ने सप्लाई को इस पॉइंट पे कट किया, कैपेसिटर के वोल्टेज ने और सप्लाई वोल्टेज ने एक दूसरे के इस पॉइंट पे कट किया, तो कैपेसिटर मैक्सिमम इतना चार्ज हो सकता है कब, जब टाइम कांस्टेंट कितना है टाउ 1। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट आपने कितना लिया, जब मैंने R1 रजिस्टेंस दिया तो टाइम कांस्टेंट टाउ 1 है। अगर आपने टाउ 1 कांस्टेंट रखा है या फिर R1 रजिस्टर रखा है तब कैपेसिटर मैक्सिमम इतना चार्ज, इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा, इतना ही चार्ज हो सकता है, इससे ज्यादा। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, maximum value of capacitor voltage, capacitor voltage at which the capacitor will be charged, जब आपने R1 रेजिस्टेंस लिया है तो कैपेसिटर मैक्सिमम इतना चार्ज हो सकता है, इससे ज्यादा भी ये चार्ज नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम इस पॉइंट तक चार्ज हो पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब मान लो मैं रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या होगा, तब कितना चार्ज होगा। ध्यान दिए, मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ाया, R1 से कितना कर दिया, R2 कर दिया। मैंने अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा के R2 कर दिया जो कि आपका पहले से ज्यादा है, तो मेरा जो टाइम कांस्टेंट होगा R2 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम कांस्टेंट टाउ 2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, टाउ 1 से। दोनों साइड आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा R2 इंटू सी नया टाइम कांस्टेंट होगा, R1 C पहला टाइम कांस्टेंट, पहले टाइम दूसरे टाइम कांस्टेंट वैल्यू पहले से ज्यादा होगी टाउ 2। तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, हेलो, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो इसको स्टडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ग्राफ हमेशा नीचे से आएगा। तो जब मैंने बेटा जब मैंने अपने सीरीज आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो मेरा टाइम कांस्टेंट बढ़ गया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो इसको स्टडी स्टेट वैल्यू पहुंचने, तो ग्राफ हमेशा नीचे से जाएगा। अब मुझे देखना है कि जब मैं सीरीज आरसी सर्किट में अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा के, रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा के कितना कर दिया हूं, R2 कर दिया हूं, तब कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, तब मैक्सिमम कितने वोल्टेज चार्ज होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो मेरा जो ग्राफ है कैपेसिटर स्टडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचे तो ग्राफ नीचे से जाएगा। ध्यान से देखिए, नीचे से, जैसे ही आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे सीरीज आरसी सर्किट में तो ग्राफ नीचे से जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली। मैक्सिमम कितना चार्ज होगा पल्सेटिंग डीसी में, जब आपका सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करेंगे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो कैपेसिटर मैक्सिमम इतने वोल्टेज से चार्ज हो सकता है कब, जब आपने रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी ली है, R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाउ 2। ठीक है, और बेटा R2 की वैल्यू क्या है, R1 से ज्यादा है। दिस इज टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। तब
जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इस बार जो है, अगर मैं रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा दूंगा तो ग्राफ नीचे जाएगा। सीरीज आरसी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा और कैपेसिटर स्टडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने में ज्यादा, तो ग्राफ हमेशा नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा। और बेटा आप देखेंगे कैपेसिटर का वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। इस बार का आपका कैपेसिटर मैक्सिमम इतने वोल्टेज से चार्ज होता है। दिस इज द, इससे ज्यादा नहीं चार्ज हो सकता, इससे ज्यादा नहीं चार्ज हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू है जो कैपेसिटर आपका चार्ज हो पाएगा इस बार। पल्सेटिंग डीसी जब अप्लाई करेंगे, पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करेंगे तो ये सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और कैपेसिटर मैक्सिमम इतने वोल्टेज से चार्ज हो सकता है। ठीक है, सप्लाई की ये मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कैपेसिटर जब R2 रजिस्टर लेंगे तो मैक्सिमम केवल इतने वोल्टेज चार्ज हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर voltage at which the capacitor at which the capacitor will be charged। मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से कम कर दूं, हेलो, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप R1 से कम कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट आपका कम हो जाएगा, स्टडी स्टेट वैल्यू में पहुंचने में ज्यादा टाइम, तो ग्राफ ऊपर से आएगा। ठीक है, चलो मैं नया ग्राफ बना रहा हूं। अगर मैं अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से कम कर दूंगा तो बेटा मेरा टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा, स्टडी स्टेट वैल्यू में पहुंचने में कम टाइम ले, कम टाइम, तो ग्राफ ऊपर से आएगा। तो अब मुझे देखना है कि जब मैं रेजिस्टेंस को R1 से कम कर दूंगा तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज से चार्ज होगा। ये सप्लाई वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर देंगी, इस बार आपका कैपेसिटर का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कैपेसिटर इस समय मान लो ये है आपके पास R3 की वैल्यू क्या है, R1 से कम है। R3 के करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट कितना है, टाउ3, जो कि टाउ1 से क्या है, कम है। तब कैपेसिटर मैक्सिमम इतना चार्ज हो सकता है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। सप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी है, लेकिन कैपेसिटर मैक्सिमम इतना चार्ज हो पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज at which the capacitor will be charged। ठीक है, बना लीजिए इसको। किसी को कोई शक हो तो बता सकता है, क्या किसी को शक है? अभी पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, फिर मुझसे मत बोलिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके पास एक सीरीज आरसी सर्किट है उसमें आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर आपका पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर आपका जो है सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज नहीं होगा, सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज नहीं होगा। कितना चार्ज होगा ये कैसे देखेंगे, आप अपने सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे और बेटा फर्स्ट ऑर्डर सीरीज आरसी सर्किट में कैपेसिटर में अगर डीसी वोल्ट, फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट में अगर डीसी वोल्ट अप्लाई हो तो कैपेसिटर में से एक्सपोनेंशियल चार्ज होगा। दोनों की वेवफॉर्म बनाइएगा, दोनों वेवफॉर्म जितना जहां भी कट करेंगी कैपेसिटर मैक्सिमम उतना ही चार्ज होगा, इससे ज्यादा नहीं चार्ज हो पाएगा। इसके बाद इसका वोल्टेज कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस वोल्टेज। कैपेसिटर मैक्सिमम इतने वोल्टेज से ही चार्ज हो पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर आपके R3 रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो पाएगा, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज R2 रजिस्टर के। R2 रजिस्टर जब लगाया तो कैपेसिटर मैक्सिमम इतने वोल्टेज तक चार्ज हो पाएगा, R1 पे इतना और R3 पे इतना। R1 के करस्पॉन्डिंग R1 रजिस्टर जब लगाएंगे तो मैक्सिमम इतना चार्ज हो पाएगा, R2 लगाने पे इतना चार्ज हो पाएगा मैक्सिमम, R3 लगाने पे इतना। सप्लाई वोल्टेज की ये मैक्सिमम वैल्यू, जरूरी नहीं कि हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज तक ही सप्लाई के बराबर चार्ज हो पाए। हो गया क्या?
चलिए अब एक और मैं आपको सर्किट बताता हूं, बेसिक सा सर्किट, वो चीज देखना है थोड़ा सा, किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताया क्या चीज हो रही है। हो गया? चलो यहां पर आइए, टाइम क्वेश्चन π/2 से पहले मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, आप अपने रेजिस्टेंस के वैल्यू कम करते जाइए, कम करते जाइए तो चार्ज होता जाएगा, एक समय आएगा कि सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा और फिर उससे कम चार्ज होने लगेगा। ऐसा नहीं है, देखो यहां पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाओगे तो कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज होता जाएगा, और ज्यादा चार्ज होता जाएगा, एक समय ऐसा है कि ये सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक भी चार्ज हो सकता है, उससे कम कर दोगे तो यहां कहीं कट होने लगेगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक ही चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इतने वोल्ट से भी चार्ज हो सकता है, इतने वोल्ट से, इतने वोल्ट, कितने भी वोल्ट से चार्ज हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने सीआरसी का रजिस्टेंस कितना रखा है, रजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, ठीक है। रजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो चार्जिंग कम होती जाएगी, वो मैक्सिमम इतना चार्ज होगा, और कम बढ़ाओगे और कम चार्ज होगा, और बढ़ाओगे और कम चार्ज होगा, और बढ़ाओगे और कम चार्ज, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, ये कौन सा सर्किट है? ये सर्किट तो तुम लोग जानते पहचानते हो, ये सर्किट कौन सा सर्किट है? इस सर्किट को तुम लोग काफी अच्छे से अब जानते हो, Vs is equal to Vm sin omega t. Now this is the load resistor, लोड के तौर पे रजिस्टिव लोड दिया है। हाँ ये कौन सा सर्किट है जरा मुझे बताओ? ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, दिस इज ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर रजिस्टिव लोड। और इस रेक्टिफायर को बनाने के लिए क्या ले रहे हैं? हार्वेस्टर ले रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई। इनपुट इज व्हाट? एसी। आउटपुट में क्या मिलेगा? इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा, वो डीसी मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी। ये है आपका रजिस्टिव फायरिंग सर्किट नहीं है ये बेटा, मैंने मेन सर्किट बनाया है, रेक्टिफायर है, चिट्टो 24, चीटू 24 है क्या? सीटो, ठीक है। यहां देखो ये आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई। तो अगर आपके पास एक पल्सेटिंग डीसी, उसका टाइम पीरियड 2 पाई है, तो जो सर्किट होगा दैट इज नथिंग बट अ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। चलो ये सर्किट कौन सा सर्किट होगा जरा मुझे बताओ? ध्यान से देखो, ऊपर नीचे बना रहा हूं। दिस इज आरएल लोड। नाउ अब यहां पर बेटा मैं एसी, हेलो ध्यान सुनो, अगर आप यहां पर एसी अप्लाई कर देंगे तो ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, टाइम पीरियड 2 पाई आएगा। लेकिन यहां मैं एसी ना अप्लाई करके पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करूं, ध्यान से देखिए,
This is D1, D2, D3 and this is D4. डायोड रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर यहां यूज किया है, वो आपके एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। चलो यहां पर आउटपुट, हेलो आउटपुट, यहां पर आपने इनपुट में एसी दिया, यहां पर आपको डीसी मिलेगा और एक ऐसा डीसी होगा पल्सेटिंग डीसी होगा। ये डीसी होगा, कौन सा डीसी होगा? पल्सेटिंग डीसी। अभी अभी बना के दिखाया था आपको, टाइम पीरियड पाई। ये कौन सा रेक्टिफायर होगा? ये वाला, ये बताओ जरा। ये जो है, ये जो रेक्टिफायर, अगर यहां मैं एसी अप्लाई करता तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता, लेकिन यहां मैंने पल्सेटिंग डीसी अप्लाई किया है। पल्सेटिंग डीसी अप्लाई किया तो वेवफॉर्म को देखने के लिए आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। ये आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसमें जब वेवफॉर्म बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाएंगे तो टाइम पीरियड पाई आएगा। इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इस चीज को समझाने में टाइम लग जाएगा, तो इसको कल करते हैं जो है, ठीक है? ये मेरा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसको मैं आपको कल समझा देता हूं, ठीक है? और कल आपका जो है ये वाला फायरिंग सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग करके देखिएगा एक बार, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाइएगा। आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म का टाइम पीरियड अगर पाई आएगा तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, अगर 2 पाई आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। वैसे हाफ वेव मैं आपको बना के दिखा चुका हूं, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों की जिसकी रीजनिंग की क्लास छूट गई हो तो शाम को 6:30 या 6:45 बजे के आसपास रीजनिंग की क्लास है, और शाम को 9 बजे से आपकी जो है दैट इज बीजेटी वाली क्लास है, ठीक है? चलिए, रीजनिंग में उसी के आगे पढ़ाएंगे, जहां पढ़ाना छोड़े थे उसी के आगे पढ़ाएंगे। जिनका छूट गया हो वो रिवाइज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद मशीन स्टार्ट कर देंगे। ऑफलाइन क्लास 1 या 2 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या नियम है, उसके बाद आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। तब तक ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? ऑनलाइन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो घर से क्लास करना चाहे घर से कर सकता है, आने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है सारी चीजें ऑनलाइन कंप्लीट कराई जाएंगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे नहीं मालूम कब से स्टार्ट करेंगे, सर जब क्लास लेंगे 6:30 6:45, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट कब से स्टार्ट करेंगे।